अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं मंथन विजन ऑफ विजनरीज, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला है। आज हमारे बीच में एमडी ऑफ प्रभात फर्टिलाइजर मिस्टर प्रशांत गोयल जी हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा प्रभात फर्टिलाइजर एंड केमिकल वर्क्स के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। दे आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सिंस 1974। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बिजनेस की शुरुआत कैसे आई, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमें। अनुज जी, ये बिजनेस 1974 से शुरू हुआ था और ये बिजनेस मेरे फादर साहब ने शुरू किया। वो पहले सर्विस में थे। उसके बाद उनका हमेशा ये एक सपना रहा कि मुझे कुछ ना कुछ अपना करना है। तो उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सर्विस को छोड़ा और उसके बाद उन्होंने एक छोटी बिगनिंग से, सिंपल बिगनिंग से 1974 में जिंक सल्फेट का ये प्लांट शुरू किया। वो एमएससी केमिस्ट्री थे, इसलिए उनको ये फील्ड की थोड़ी नॉलेज भी थी और उनको लगता था कि इस फील्ड में वो आगे कुछ अच्छा बड़ा कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से 5000 की इन्वेस्टमेंट उन्होंने बिजनेस शुरू किया, जो आज लगता है, अगर आज की बात सोचे तो 5000 रुपए में आज कुछ भी नहीं हो सकता। उस टाइम उन्होंने वो इंडस्ट्री सेटअप की और उनका विजन बड़ा था कि हम धीरे धीरे जो भी करेंगे कुछ अच्छा और बड़ा करेंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना था, इसीलिए उन्होंने ये शुरुआत की, वरना 5000 से कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद जो प्लान किया, जिंक सल्फेट का जो प्लांट लगाया, उन्होंने बहुत ही छोटे छोटे हरियाणा, पंजाब, यूपी, सब जगह गए, माल को बेचने की कोशिश की, लेकिन बहुत लोग थे जो नहीं जानते थे, उनको अवेयर कराया, फार्मर से मिले। तो उन्होंने 1000 केजी से शुरू किया काम और इस बिजनेस को वो 8000 टन तक ले गए, जो अपने आप में बहुत ही कमेंडेबल है। और जिंक सल्फेट जो नीड है क्रॉप्स की, एनिमल्स की और ह्यूमन बीइंग की, जिसका इंपॉर्टेंस आज लोगों को समझ आ रहा है। आपने कोविड टाइम में भी बहुत ऐड सुनी होंगी कि कोविड टाइम में भी लोग, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी कि जिंक से इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो आज लोग उसको समझ पा रहे हैं और उनकी विजन 1974 में एस्टेब्लिश हो गई थी। सर, आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई इस बिजनेस में, अपने बारे में और थोड़ा मुझे बताइए। मुझे इस बिजनेस में आने का सौभाग्य 2005 में मिला। पहले मैं अपनी ग्रेजुएशन की किरोड़ कॉलेज से, कॉमर्स बैकग्राउंड से। उसके बाद मैंने मास्टर्स की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी यूके से। उसके बाद मुझे वहाँ जॉब तो मिल गई, लेकिन फादर साहब ने बोला कि आपको यहाँ वापस आना पड़ेगा और इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। मेरे लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड थी, लेकिन मैंने भी एक चैलेंज लिया और ऑलरेडी एक प्रोडक्ट, वन लाइन ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश था। तो मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, लेकिन धीरे धीरे मेरे को लगा कि मुझे इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वरना जैसी जर्नी चल रही है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। तो 2005 में जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया और ऊपर से दिल्ली से यूके से बैक टू स्मॉल टाउन लाइक करनाल, तो मेरे लिए भी अप्स एंड डाउन रहे, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने के लिए कि इस सिटी में आके मैं इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ और मैं क्या इस सिटी में रह भी पाऊंगा नहीं। बिकॉज जब आपको एक्सपोजर मिल जाता है बड़े टाउन का, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपको स्मॉल टाउन में आके सेटल होना। तो आपका सर ये शुरुआत से ही मन था बिजनेस में जाने का, या फिर ये वैसे ही मतलब मन बन गया कि चलो? बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना मेरा शुरू से ही सपना था, लेकिन ये जो जर्नी हुई ये ऑर्गेनिकली डेवलप हुई। इसमें मैंने ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई बहुत फोकस नहीं किया कि मुझे ये ही बिजनेस करना है। मेरा विजन तो ये था, जब ये बिजनेस डेवलप चल रहा है तो मुझे कुछ नया करना है। लेकिन मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि इस बिजनेस में भी इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतना कुछ है करने को, कि मैं इसको आगे कैसे लेके जा सकता हूँ। तो मैंने उस पर काम करना 2005 और 6 तक तो मैं इस बिजनेस को समझने में लग गया। मुझे लूप होल्स, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको और सिस्टमेटिक कैसे कर सकता हूँ, उस पर लगा रहा। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ इस पोर्टफोलियो से अलग भी एड ऑन करने चाहिए। सर, जैसे कि आपका एक प्रोडक्ट है, आप मतलब मैन्युफैक्चरर हो जिंक सल्फेट के, तो जो जिंक सल्फेट है उसका मतलब क्या इफेक्ट रहता है लोगों पे, एनिमल्स पे, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे ये सबके लिए लाभदायक है या क्या है ये? जिंक अपने आप में, हम जिंक सल्फेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं इज अ न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रिएंट ऐसा न्यूट्रिएंट है जो पूरी दुनिया में सॉइल में डेफिशिट है। और ये न्यूट्रिएंट इतना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है कि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज, अगर ये बॉडी में
एनिमल्स में और क्रॉप में सही मात्रा में या सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होगा तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज आ सकते हैं। डिजीजेस आने से वो आपको विजिबल भी होंगे और आपका इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा। तो ये एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। सर मैं अब आपसे कंपनी का विजन क्या है और वो जो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। अनुज जी, हमारा विजन एक ही है कि हम स्लोली एंड स्टडीली ग्रो करते जाएं, लेकिन उसमें सिर्फ अपना ही ना सोचें, उसमें एज सोसाइटी एज अ होल का भी हम जरूर सोचें। तो जो हमारा ये विजन है इसके अंदर हम एग्रीकल्चर, बिकॉज हमारी इंडियन इकोनॉमी 70% एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, राइट। तो इस इकोनॉमी को जो भी बिजनेस इसमें जो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं वो समझ लो सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो प्रभात फर्टिलाइजर का ध्येय है, जो मकसद है वो ये है कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस अगर हम दे सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज हमें अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन कुछ करना है। तो हम फार्मर अगर खुशहाल होगा तो कहीं ना कहीं हर लेवल पे पूरी कंट्री ग्रो करेगी ही करेगी। तो सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे हम अपने गोल्स बनाते हैं कंपनी में, तो आपके हिसाब से शॉर्ट टर्म विंस और लॉन्ग टर्म गोल्स इनमें फर्क क्या होता है और किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? अनुज जी, जब मैं बहुत यंग था, क्योंकि मैंने काफी यंग उसमें बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो शॉर्ट टर्म सब चीजें उस टाइम शॉर्ट टर्म सोचते थे, लॉन्ग टर्म विजन कुछ नहीं होता था, क्योंकि सब लोग यही कहते थे कि शॉर्ट टर्म में कमाएं और निकल जाएं। तो शॉर्ट टर्म विजन में हमेशा ये लगता था ये भी कर दें, इससे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये कर लें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जैसे लाइफ पास हुई, जर्नी बढ़ी, तो उसमें लगा कि शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं है जिंदगी में। हर चीज के लिए प्लानिंग एंड देन उसको एग्जीक्यूट करने में समय लगता है, और कुछ बड़ा करना है और फॉर लॉन्ग टर्म करना है तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म विजन भी चाहिए। तो शॉर्टकट कुछ नहीं है सक्सेस का, इसलिए हमने धीरे 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 प्रोडक्ट्स नए डेवलप किए, R&D डेवलप की, उन प्रोडक्ट्स पे काम किया, अपने फार्मर को ट्रायल्स के रूप में वो प्रोडक्ट्स दिए, फील्ड एक्टिविटी की, फिर हमें लगा कि ये प्रोडक्ट्स हमारे फार्मर्स के लिए यूजफुल हैं, बेनिफिशियल हैं, उनकी यील्ड ज्यादा आएगी, और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हुए हमने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया, क्योंकि सॉइल प्लस एनवायरनमेंट उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना हमारी क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है। सर जो शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ये कंपनी के लिए जरूरी क्यों होते हैं और ये इसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि छोटी छोटी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो डेली रूटीन में जब आप काम करते हैं तो हर की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको आप गोल तो नहीं कह सकते लेकिन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम गोल्स हैं शॉर्ट टर्म है, उसको शॉर्ट टर्म में आप पूरा तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमेशा आपको लॉन्ग टर्म विजन जरूर क्रिएट करके रखनी चाहिए। तो सर इससे ही मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी में ऐसा कौन सा अभी तक ऑब्स्टेकल आया हुआ है, अगर वो ऑब्स्टेकल आया तो आपने उससे कैसे ओवरकम किया, तो कुछ उस बारे में बता पाएंगे? ऑब्स्टेकल्स तो जब से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया ऐसा कोई दिन नहीं होता कोई ऑब्स्टेकल ना आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम हर ऑब्स्टेकल को ओवरकम करते जाते हैं। इंडस्ट्री के अंदर अगर इंडस्ट्री में आ गए, इट इज कॉल्ड एज अ विशियस सर्कल ऑफ लाइफ, कि इसमें जब घुस गए तो इसमें एंट्री है, देयर इज नो एग्जिट टू इट। तो जब चले जाते हो इस पॉइंट के ऊपर तो आपको हमेशा जाने का रास्ता मिलता है और आने का नहीं। तो हर रोज नए ऑब्स्टेकल्स आते हैं और उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, ओवरकम करते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है कि अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वो आपको कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सिखा के जाता है, और उसके बाद वो प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल ना आए उसके लिए आपको हमेशा होमवर्क करना चाहिए। एक ऑब्स्टेकल आ गया तो ये ना हो कि वही ऑब्स्टेकल आपको बार बार उस बिजनेस में इंडस्ट्री में आए, उसके लिए आपको एक विजन क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे वो नया ऑब्स्टेकल आए तो यू कैन फेस दैट, पुराने ऑब्स्टेकल वो आपको नहीं आना चाहिए। तो सर जैसे जब आपने 2005 में टेक ओवर किया, तो जब आप लीडरशिप में आते हो तो बहुत सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, तो आपके हिसाब से लीडरशिप आपके क्या चेंजेस आए और कैसे वो इवॉल्व हुई ओवर द इयर्स, उसके बारे में कुछ? जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो मैंने, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का नहीं था और पूरा बिजनेस साइंस बैकग्राउंड पे रन करता था, तो फादर साहब ने मुझे कहा कि ये इंडस्ट्री चल रही है, सब कुछ स्मूथ है,
तो अब आप इसमें जो भी सीखना चाहते हो वो सीखिए। तो उनकी तरफ से सपोर्ट हमेशा रहा मुझे उनके बैक एंड पे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि स्पून फीडिंग किया मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे इंटरेस्ट था अकाउंटिंग में, तो मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालना शुरू किया। फिर मुझे नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्यूसी देखने लगा मैं, उसके बाद मेरे को प्रोडक्शन देखा मैंने, ऑपरेशंस देखे, मैन पावर हैंडलिंग देखी, एचआरएम देखा। तो ये जर्नी बहुत स्लो रही, बिकॉज मुझे खुद को सब सीखना था। और जो मैन पावर, जो एम्प्लॉयज थे वो इतने पुराने थे कि आसानी से वो आपको सपोर्ट नहीं करते जब कोई नया बिजनेस ज्वाइन करता है। तो उस जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट भी, टफ भी थी और फ्रस्ट्रेटिंग भी थी। लेकिन जैसे जैसे मैं इवॉल्व होता गया इस बिजनेस के अंदर, तो मुझे लगा अगर ये मैंने धक्के या मैंने हार्डशिप ना की होती तो शायद मैं आज उतना स्ट्रांग नहीं आ पाता फील्ड में। इसीलिए मुझे सीखने को बहुत मिला उस इंडस्ट्री, और हर सेक्शन ऑफ बिजनेस में मैंने काम किया तो मेरी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकी। तो सर जैसे लीडरशिप रोल बहुत जरूरी है और एक कंपनी को चलाने के लिए टीम बिल्डिंग सबसे जरूरी है। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, मतलब लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि भी कौन लीडरशिप रोल में फिट हो सकता है? तो उसके बारे में मतलब क्या क्वालिटीज देखते थे आप उनके बारे में कि हाँ ये तो होना ही चाहिए? अनुज जी, मेरा शुरू से एक ही विजन था कि मैं जो भी बिजनेस करूंगा, चाहे ये करूं या कुछ और करूं, वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, प्रोफेशनली गवर्न होना चाहिए, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। बिकॉज जब मैं यूके में था तो मैंने बहुत सारी छोटी छोटी पार्ट टाइम जॉब की, इंडस्ट्री में भी की, रॉयल मिल एक है क्वीन की, उसमें मैंने जॉब की। तो मैंने ये देखा कि सिस्टम प्रोसेसेस कैसे चलते हैं। तो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हैंड ऑन एक्सपीरियंस वहां से बहुत मिला। तो मेरे को एक ही था कि जब मैं इंडिया आऊंगा तो मुझे इंडिया आके जो करना है वो इतना सिस्टमैटिक करना है कि लोग मुझे पहचान सके उस लाइन ऑफ बिजनेस में। लेकिन वो बोलना जितना आसान था, करना उससे ज्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज यूके कल्चर और इंडियन कल्चर में जमीन आसमान का फर्क था। तो मुझे जब मैं इंडिया आया तो मैंने उस बिजनेस को सिस्टमेटिक करने के लिए जो हार्डशिप कर सकता था वो मुझे एक्सपीरियंस से आया, या बहुत अच्छे लोग आप जैसे लोग मिले जिन्होंने मुझे कुछ एक्सपीरियंस दिया, अपना शेयर किया, तो उनसे कुछ सीखने को मिला। कुछ सीनियर्स थे, फादर साहब थे, जिनके एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी अच्छे बुरे सब हो चुके थे, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बातें बताई जो कि मैंने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट की। मुझे टाइम जरूर लगा, लेकिन जो मेरा सपना था वो मैं फुलफिल करने में कामयाब हुआ। सर जैसे प्रभात फर्टिलाइजर आज इतना बड़ा बन गया है इंडिया में और वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर फर्टिलाइजर कंपनी है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन का मतलब क्या है? मेरा इनोवेशन का मतलब अनुज एक ही है कि कीप डूइंग समथिंग न्यू फॉर योर ओन एंड फॉर द सोसाइटी। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कीजिए कि जिससे एक तो आप फ्यूचर में कुछ छाप छोड़ सकें, दूसरा अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे इंडस्ट्री में तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो जैसा एनवायरनमेंट होता है टेक्नोलॉजिकली, कैसे भी दुनिया में जो जो चीजें नई इवॉल्व हो रही हैं उसको आपको अपडेटेड रहना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे आपको फ्यूचर नजर आए, ग्रोथ नजर आए। क्योंकि अगर आप एक ही पैटर्न पे चलते रहेंगे तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि आपका फॉल बैक शुरू हो जाएगा। तो सर जैसे आजकल हम देख रहे हैं, आजकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जमाना आ गया है कि हर एक बंदा जिसको एआई पता भी नहीं था उसको भी इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है। तो आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे इंप्लीमेंट किया और कितना ये आपके लिए इफेक्टिव रहा है आपके बिजनेस रोल में? बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी है, भगवान ने इतना साथ दिया मेरा कि जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई तो लोगों को कैश की ट्रांजैक्शंस का, इसका इतना डर था कि कैश है ये करें, जमा कैसे कराएं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो टचवुड हमें नहीं आई, बिकॉज हमने बहुत टाइम से सिस्टम प्रोसेसेस के ऊपर काम किया हुआ था। तो हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था उस टाइम कि हमें कैश डिपॉजिट कराना पड़े या कुछ करना पड़े। हमने ऑलरेडी चीजों को स्टेप बाय स्टेप बिजली ऑर्गेनाइज किया हुआ था, लाइक सैलरीज इन द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉइज, ट्रांसपोर्टर्स को अकाउंट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना, और बहुत सारी ऐसी चीज हमने एम्प्लॉइज को, अपने बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम और लैपटॉप तक भी प्रोवाइड कर दिए थे। जब कोविड आया तो हमें एहसास हुआ कि उसका कितना बेनिफिट है कि काम कुछ नहीं रुक रहा, काम सब हो रहा है, तरीका बदल गया, तरीका बदल दिया। तो ये डिजिटलाइजेशन नहीं होती, और ये सब अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी के ही हुआ है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर वो ये चीजों को इतनी बड़ी विजन से ना देखते तो हम भी उसको इम्प्लीमेंट ना करवाते। बिल्कुल राइट। तो सर जैसे यू आर द वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी,
मेरे को ये जानना है सर, जो भी आपके अब ट्रेंड्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, मतलब कि इन फ्यूचर या फिर क्या ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं रिलेटेड टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। मैंने अब जब से बिजनेस संभाला है और जब से अब मेरी 20 साल की जर्नी हुई, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, तो हर रोज कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है इट गवर्न्स बाय फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। जो भी बिजनेस प्रोडक्ट है हमारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आते हैं, और इसके लिए एक स्पेशल बुक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश की हुई है। उसी बेसिस पे प्रोडक्ट बन सकता है और इंडियन मार्केट में सेल हो सकता है। तो उस प्रोडक्ट के बेस पे वो पोर्टफोलियो पहले 100 प्रोडक्ट्स थे, फिर 120 हुए, फिर 50, 150 हुए, 200 हुए। तो वो इतनी बड़ी बुक बनती जा रही है बिकॉज इतनी इनोवेशन हो रही है कंट्री लेवल पे, इतने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। फार्मर्स के लिए भी ऑप्शन बहुत वाइड हो गया है चूज करना। हर प्रोडक्ट के इतने वर्जन हो गए हैं कि फार्मर कुछ भी अच्छे से अच्छा चूज कर सकता है। तो हमें लगता है कि इस प्रोडक्ट, ये बुक इवॉल्व जैसे जैसे गवर्नमेंट उस पर इनिशिएटिव ले रही है, कुछ इंडस्ट्री इसके ऊपर इनोवेशन कर रहे हैं, तो ये अपने आप में इतना बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा कि हर इंसान को कुछ भी करने का मौका मिलेगा। जैसे आने वाले 5-10 सालों में आपको इस इंडस्ट्री में मतलब क्या लगता है कि भाई क्या मेजर डिसरप्शंस आ सकते हैं? मुझे कोई डिसरप्शन ऐसा नजर नहीं आता, बस एक ही आता है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। जो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर हैं उसको अलग कैटेगरी में रखना चाहिए, और जो नॉन सब्सिडाइज फर्टिलाइजर हैं उसको अलग कैटेगरी बना के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहिए। और गवर्नमेंट को ये कहीं ना कहीं किसी लेवल पे देखना चाहिए सही और गलत इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है, कौन सही करता है। ऐसा ना हो कि सही करने वाले भी गलत की वजह से उनको भी बिजनेस में प्रॉब्लम आए। उनको प्रमोट करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि इंडिया में 70% इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो आपकी जो कंपनी है प्रभात फर्टिलाइजर फार्मर्स को कैसे हेल्प करती है? अनुज जी, हम लोग तो बने ही फार्मर के लिए हैं ऐसा लगता है, और फार्मर हमारे लिए, बिकॉज हमारा टोटल बिजनेस जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है। जितने हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं वो हर सॉइल में कोई ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी रहती है। तो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, 7 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक जिंक, फेरस, बोरोन, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम। तो ये जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये किसी ना किसी रूप में सॉइल में डेफिशिएंट है, और इसकी वजह से जब भी ये यूज होंगे फार्मिंग को, कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। और हम फार्मिंग कम्युनिटी की बात नहीं करते, जब सॉइल अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होंगी, ये सारा सर्कल है, तो उससे अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग को ओवरऑल बेनिफिट होगा ही। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे काफी सारे फ्रूट्स होते हैं जो हमें लगता है कि उन पे स्प्रे होता है या फिर हजार्डियस होता है, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है? गवर्नमेंट ने बहुत सारे नॉर्म्स बनाए हुए हैं, हजार्डियस, नॉन हजार्डियस, हर चीज के ऊपर, लेवल के ऊपर, जो प्रोडक्ट है उसमें रेड लेवल, ग्रीन लेवल, सबके ऊपर एक लोगो लगाया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया और उसी दायरे के अंदर सब लोग मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं और बेचते हैं। तो हजार्डियस कुछ नहीं होता, क्योंकि वो नॉर्म्स बन गए तो इसका मतलब वो यूज किए जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जो अभी तक मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखा है, कि आप एक्सेस डोज जब भी यूज करते हो तो उसका नुकसान होता है। और जितने भी एग्रोकेमिकल्स या कुछ होते हैं उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप कुछ भी घर में यूज करेंगे तो उसको वॉश अच्छे से करें, उसके बाद उसको कंज्यूम करना चाहिए। जर्नी कैसे बढ़ती है, जब भी हम फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स को एक लेवल से ज्यादा ओवरडोज यूज करेंगे, जिसके कहावत भी है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब भी हम ज्यादा कुछ भी यूज करते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता ही है। अगर हम एक ऑप्टिमम डोज करेंगे जो रिक्वायर्ड और जो रिटर्न है गवर्नमेंट से, उसमें किसी भी चीज को नुकसान नहीं होता, अल्टीमेटली उससे यील्ड ग्रोथ होती ही होती है। तो जैसे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है आजकल ईएसजी के ऊपर, मतलब कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है, गवर्नमेंट का फोकस उसी तरफ है, तो आपकी कंपनी कैसे सस्टेनेबल की तरफ मूव हो रही है? देखिए, हम एनवायरनमेंट के लिए जो हम कर रहे हैं, हमारे बहुत, क्योंकि हम बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक बना रहे हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स नॉन टॉक्सिक, नॉन हैजार्डस, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। और जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट अंडर एनपीओपी हम सब इन प्रोडक्ट्स का मिला हुआ है, तो इसलिए सब एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो इसलिए हम सस्टेनेबिलिटी में, प्लस जितना भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे हम एनवायरमेंट को कार्बन क्रेडिट के थ्रू हम एनवायरमेंट को सेव कर पा रहे हैं, बिकॉज सारा यूनिट हमारा सोलर सिस्टम पे काम करता है। प्लस जितने भी हमारे फैक्ट्री में वेस्ट, वाटर वेस्ट, वो हम सब रिसाइकल, रीयूज करके प्लांटेशन में यूज करते हैं। तो हम इन चीजों को दायरे में रखते हुए हम चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं, रिसाइकल करते हैं।
सर एक मॉडर्न बिजनेस में आपके हिसाब से एक बिजनेस करने के लिए क्या एथिक्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए? एथिकली अगर हम बात करते हैं कि बिजनेस ट्रेडिशनल हो, मॉडर्न हो, कोई भी बिजनेस हो, एथिक्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप घर में हो या इंडस्ट्री में हो, एथिक्स के बिना कुछ नहीं होता। जिस भी हिस्ट्री में आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन को आप पिक करेंगे, किसी का नाम लेंगे, बड़े भी जितने हैं, जिन्होंने एथिकली काम किया है उन्होंने ही ग्रो किया है, सस्टेन किया है और लॉन्ग टर्म विजन से काम किया है। हम किसी की हिस्ट्री को उठाते हैं नहीं है, सोचते हैं कि ये आज आया था और इतना बड़ा हो गया। अगर उसकी जर्नी को आप स्टडी करेंगे तो सबके पीछे हार्डशिप, एथिकल स्टाइल ऑफ बिजनेस और विद द स्पैन ऑफ टाइम उसने हार्डवर्क, हार्डशिप और ऑनेस्टी दिखाई है, तभी वो ग्रो कर पाया। सर आपकी कंपनी में CSR स्ट्रेटेजी आप कैसे फॉलो करते हैं? देखिए, CSR बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जितना भी हम बिजनेस से अर्न करते हैं, हम किसी ना किसी रूप में चाहते हैं कि हम सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो हम बहुत सारी एक्टिविटी लाइक एजुकेशन टू द पुअर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स, बैग, साइकिल्स टू द विलेजर्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके किसी कईयों के पेरेंट्स नहीं हैं, कई लोग मॉनेटरी वाइज वीक हैं, तो उन लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी, ट्री प्लांटेशन है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, तो हम कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी अडॉप्ट रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। सर मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे इंडिया प्रमोट कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, तो आपके हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या कुछ और मेजर्स भी है जिससे हमारी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो इम्प्रूव हो सके? देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड ऑफ द आवर है, मैं इस बात को मानता हूं 100%। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग से 140 मिलियन पॉपुलेशन को सस्टेन करना, सरवाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये एक लॉन्ग जर्नी है जिसको हम ओवरनाइट तो अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो 2.6 से लेकर 2.8% तक ही लैंड के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। इंडिया की 70% एग्रीकल्चर इकॉनमी है, उसके बावजूद ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत कम है। लेकिन कुछ स्टेट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लाइक सिक्किम जिसको 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, वहां 100% ऑर्गेनिक हो गया है। तो धीरे धीरे सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन इन कॉम्बिनेशन विद केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल, उसकी डोसेज होनी चाहिए। व्हाट आई बिलीव इज 70% आप स्टार्टिंग में केमिकल फर्टिलाइजर या एग्रोकेमिकल यूज कीजिए, 30% आप ऑर्गेनिक में कीजिए, ताकि सॉइल फर्टिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और जो हमारी फूड स्केर्सिटी है वो ना हो, और विद द स्पैन ऑफ टाइम वी कैन रिड्यूस द डोसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंक्रीज द ऑर्गेनिक डोसेज। हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए, बैलेंस में। तो सर जैसे आप मैन्युफैक्चरर और बायो न्यूट्रिएंट्स और बायो फर्टिलाइजर के लिए आपके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि फार्मर्स को हेल्प हो सके? गवर्नमेंट को सबसे पहले इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि स्टेट वाइज कौन कौन सी बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक की इंडस्ट्रीज हैं, और स्टेट स्पेसिफिक ही गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेके उन्हीं इंडस्ट्रीज को बिजनेस देना चाहिए, और गवर्नमेंट को परचेज करके एक बार फार्मर को ऐसा कोई कैंपेन चलाना चाहिए कि फार्मर को अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल हो सके। जब ये उनको आदत पड़ जाएगी तो फार्मर भी उसको खुद परचेज करने लगेगा। शुरू में गवर्नमेंट को बहुत बड़ा कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा जिससे इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को इन कंपैरिजन एंड पैरेलल टू केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज कर सकें, जिससे हम अपना फॉरेन एक्सचेंज भी बचा सकें, ह्यूमन हेल्थ भी सेव कर सकें और एनवायरनमेंट भी बचा सकें। सर मैंने आपकी बिजनेस लाइफ के बारे में तो जान लिया, अब मेरे को ना थोड़ी आपकी पर्सनल लाइफ में जानना है कि आजकल के टाइम पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है, तो आप कैसे अपनी मेंटेन करते हो प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल लाइफ को? मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने का एक ही मूल मंत्र है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। जितना आप डेलीगेट करेंगे उतनी आप लाइफ इजी जिएंगे। हर काम के लिए पर्टिकुलर एक आदमी हो जिससे आप बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करने का टाइम मिलेगा और प्रोफेशनल लाइफ भी को भी इंजॉय कर सकते हैं, और उसको आप जो काम करेंगे उसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो सर आज तक आपकी बिजनेस जर्नी में सबसे बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या लगता है आपको कि भाई क्या है वो बेस्ट जो आपको हमेशा आज तक भी याद है वो वाली एडवाइस? पहले ज्यादा सोचता था और सोचना ही सबसे प्रॉब्लम की जड़ है, तो इसलिए कहते हैं गो विद द फ्लो, जैसा समय आता है उसी हिसाब से काम करते जाए। सर एक आजकल के टाइम पे जैसे धीरे धीरे लोगों का जो भी नई जनरेशन है हमारी, उनका सबका मन करता है बिजनेस शुरू करने का, तो आपके हिसाब से अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है, जैसे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ले रखा है, तो आप नई जनरेशन को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो क्या एक्सपीरियंस ले या कैसे बिजनेस की शुरुआत वो अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी को शुरू कर सकते हैं?
मैं ये चाहता हूँ, मेरी पीस ऑफ एडवाइस एक ही है कि आप हर इंसान को बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा सा इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं जॉब करें, कुछ करें, एक्सपीरियंस, हैंड ऑन एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए, जिससे उसको हर कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री में इंसान मिलेगा तो उसकी नॉलेज शेयरिंग, उसकी एडवाइस, उसका बिहेवियर वो आना बहुत जरूरी है। जब वो आ जाता है तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना आसान हो जाता है, तो जर्नी इजी हो जाती है। तो जैसे आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है, अगर हम कंपैरिजन करें एक यंगर सेल्फ का जो मान लो 25 साल की उम्र में है, तो एक क्या चीज आपको लगती है कि आपको लगता है कि अगर मेरे को ये चीज पता होती बिजनेस में या कुछ भी, तो मैं आई कुड हैव डन बेटर? ऐसी कोई आपको चीज लगती है कि हाँ, अगर मेरे को ये पहले पता होता तो मैं ये चीजें इंप्लीमेंट इजी करता और मेरी जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाती? बहुत बार लगता है ऐसा, तो हर हर रोज कोई ना कोई ऐसे मोमेंट आता है जब लगता है अगर ये मुझे 15 साल पहले मिली होती जो मैं आज अडॉप्ट कर रहा हूँ तो मेरी जर्नी फास्ट होती और मैं जल्दी सीखता। लेकिन एक्सपीरियंस ऐसी चीज है, एक्सपीरियंस से चीजें आती हैं। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, लेकिन हाँ, अगर मैंने कोई भी ऐसे प्रोफेशनली कहीं ऐसी बहुत लंबे टेन्योर में जॉब की होती या कोई बहुत वेल ऑर्गेनाइज कंपनी में काम किया होता, तो सिस्टम को अडॉप्ट करना मेरे लिए थोड़ा और आसान होता, जो मैंने अपने आप को एक्सपीरियंस से ही मैं गेन कर पाया हूँ। सर, आपके हिसाब से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या आपको लगता है कि कैपिटल एक मिथ है कि बिजनेस, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई मान लो बिजनेस शुरू करना चाहता है तो क्या कैपिटल एक प्रॉब्लम है बिजनेस शुरू करने के लिए? डेफिनेटली, अगर वो सर्विस इंडस्ट्री, अगर कोई आइडिया है तो आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो आइडिया तो इंपॉर्टेंट है ही है। आइडिया है तो आजकल लोग इन्वेस्ट भी बहुत करने वाले आ जाते हैं, लेकिन वो आइडिया फ्रूटफुल, मेच्योर इतना होना चाहिए कि सामने वाले को वो इंप्रेस कर सके। बाकी गवर्नमेंट के इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव आ चुके हैं कि आज वो कैपिटल का इशू इतना नहीं रहा, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, गवर्नमेंट इतने सारे इनिशिएटिव ले आए हैं जिससे आपको अनसिक्योर्ड फंड मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे आप कोई ना कोई जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सर, इंडिया में एमएसएमई की जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में वो 30% है, और धीरे धीरे एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत बढ़ावा दे रही है। आपके हिसाब से क्या डेवलपमेंट एमएसएमईज में हो रही है और आपके बिजनेस को वो कैसे इंपैक्ट कर रही है? अभी जब से ये गवर्नमेंट आई है 2014 से, तो कुछ ना कुछ एमएसएमई के लिए कुछ ना कुछ होता जा रहा है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने पेपरलेस उद्यम आधार कर दिया, फिर स्टार्टअप इंडिया, सीडीएमएससी स्कीम, प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आ गई। फिर टर्नओवर बढ़ती गई। एमएसएमई पहले वो सब लोग माइक्रो में ही दिखाते थे, स्मॉल में ही रहते थे। अब गवर्नमेंट ने जैसे ही टर्नओवर बेस्ड कर दिया है एमएसएमई का सेगमेंट, तब से लोगों का एक्सपोजर बढ़ गया, लोग बुक्स भी बहुत अच्छी क्लीन दिखाने लग गए हैं। तो ये चीजें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से बहुत, अब फंड चाहिए आपको 10 करोड़ तक एमएसएमई में विदाउट कोलेटरल फीस फंड मिल जाता है। तो इससे अच्छी सपोर्ट क्या हो सकती है कि एमएसएमई को ग्रो करने के लिए। और इनमें एमएसएमई एक ऐसा सेगमेंट है जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। तो एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में, और गवर्नमेंट उस बात को समझते हुए बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रही है और सपोर्ट कर रही है। जो बस एक ही मुझे प्रॉब्लम नजर आती है कि जब इंडस्ट्री कोई भी बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उसको फंड की जरूरत होती है, वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बैंक सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब बिजनेस डाउनवर्ड ट्रेंड पे होता है, जिसने जीएसटी पे किया, इनकम टैक्स किया पिछले 20 साल से, 30 साल से, अगर उसका बुरा टाइम आ गया तो कोई सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए गवर्नमेंट कोई अच्छी पॉलिसी लानी चाहिए उसका बैकग्राउंड देख के, जिससे उसको देश भागने की जरूरत ना पड़े। तो सर, आपके अब कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या, क्या डायरेक्शन है आपकी कंपनी का आगे फ्यूचर में? इस तरह से हम धीरे स्लो एंड स्टडी ग्रो कर रहे हैं। कंपनी का नाम प्रभात फर्टिलाइजर था, तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन में कंपनी पार्टनरशिप फर्म से लिमिटेड होने वाली है। तो कंपनी का नाम चेंज हो रहा है, और बहुत ही नियर फ्यूचर में विद इन 1 और 2 ईयर्स आप कंपनी का आईपीओ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन अ मेन बोर्ड, जिससे सब लोगों को उसका फायदा भी मिलेगा। जो इस जर्नी में साथ रहे हैं हमारी 50 ईयर्स की, उनको डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। सर, हमारे पॉडकास्ट का नाम है मंथन, विजन ऑफ विजनरीज। तो इससे रिगार्डिंग मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को एक बुक रिकमेंड करना चाहते हो तो आप वो कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे कि वो सबको पढ़नी ही चाहिए? तो जो मैं बुक रिकमेंड करना चाहूंगा उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय परमहंस योगानंद। ये बुक सबको पढ़नी चाहिए। इसके अंदर जरूर लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा। सर, लास्ट में अब मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में
आप क्या चाहते हैं कि किस नाम से आपको लोग याद रखें? अनुज जी, जैसे हमारा ब्रांड नेम है प्रभात, उसका मतलब राइजिंग सन। जैसे वो सूर्य की किरण सारे संसार में रोशनी फैलाता है, तो हम चाहते हैं हमारा ब्रांड पूरी दुनिया में, संसार में ऐसी रोशनी फैलाए विद गुड एथिकल प्रैक्टिस, विद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी इसी चीजों को अडॉप्ट करती रहे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंथन के पॉडकास्ट में आपने टाइम निकाला, और ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है। आपसे मिलके बहुत हमें अच्छा लगा, और हमें बहुत सारा पता चला कि भाई फार्मर्स के लिए क्या क्या चीजें हो रही हैं। और हम आपको ऑल द बेस्ट विशेस देते हैं कि आपको फ्यूचर में ऐसी ग्रोथ करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।